हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। फ्रेंड्स, आपके लिए एक विशेष क्लास। जितने भी हमारे प्यारे जो मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, जितने भी हैं, उन सभी के लिए एक काफ़ी रोचक क्लास लेकर के आए हैं। जो भी फ्रेंड्स जो इस बार 12th का एग्ज़ाम पास किए हैं, या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, या ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है, या जो फ्रेंड्स जिनका ख्वाहिश है कि हम जो है गवर्नमेंट जॉब करें, सरकारी जॉब करें, ठीक है, और जिनका जो पर्सनली जो इच्छा होता है, ख्वाब होता है कि हम जो है यूपीएससी सिविल सर्विस में जाएं, या और कोई भी पीसीएस सर्विस जो है ज्वाइन करें, या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो उसमें फ्रेंड्स काफ़ी बहुत जो है आपको देखना होता है। क्या चीज़? जीके जीएस वाला पोर्शन को हमें मजबूत करना होता है। तो जो भी फ्रेंड्स अभी 11 ट्वेल्थ जो पास किए हैं, है ना, वो और उनका जो मतलब आगे का टारगेट जो है काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी हाई है। तो हम उन लोगों के लिए जो है एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जिसमें हम कवर क्या करेंगे, क्लास 6 से लेकर के जो है क्लास 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी बुक है, वे सारे एनसीईआरटी बुक हम कवर करने वाले हैं। बारी बारी से इस वीडियो में हम चैप्टर क्लास 6 से हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है। हम क्लास 6 से वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं, और धीरे धीरे से क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के जो सारे जो बुक है, हिस्ट्री का हो गया आपका, फिर इकोनॉमिक्स का हो गया, पॉलिटी का हो गया, जितने भी जो कि एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनता है, वो हम बुक आपको कवर करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप सोचते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करें या कोई भी पीसीएस की तैयारी करें, तो आपको क्या होता है कि वहां पर जो है रिटेन में एग्जाम देना होता है, लिख करके एग्जाम देना होता है। और जो फ्रेंड्स जीके जीएस जो आपका होता है, वो जीके जीएस जो काफ़ी डीप होता है ना। तो हम इसमें क्या होता है कि यदि आप ये सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो एनसीईआरटी है, एनसी जो ईआरटी का बुक है, वो काफ़ी आपका बेस्ट हो जाता है। तो इस बुक को जो है एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है, 2 से 3 से 4 बार पढ़ना है। तो देखिए, शुरुआती समय में जब आप 12th पास करते हैं या ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में हैं, तो होता क्या है कि बुक को पढ़ने में, नया नया जब बुक पढ़ते हैं, बचपन वाला बुक क्लास 6 का, 7 का, 8 का, तो थोड़ा सा जो है बोरियत फील होता है ना। तो उसी को जो है हम दूर करने के लिए जो है आप लोग के बीच ये प्रोग्राम लेकर के आए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, काफ़ी डिटेल में हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, और समझाते चलेंगे पूरे टॉपिक को, डिस्कस को, है ना, ताकि आपको जो है कोई भी बोरियत फील ना हो। तो ये जो चैनल है एजे स्टडी नई सोच, इसमें जो हम आपके बीच डेली अपडेट जो है वीडियो आपके बीच लेते आएंगे, ठीक है। तो जो भी फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं इस चैनल पर, ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में ये चैनल आपको काफ़ी हेल्प करने के लिए जो है तत्पर रहेगा आप लोग के बीच। फ्रेंड्स, हम जितने भी टॉपिक का जो डिस्कस करेंगे, वे सारे टॉपिक का, आप अगर चाहते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, हम सारे टॉपिक का जो है पीडीएफ आपको जो है काफ़ी अच्छे तरीका से सजा करके हम जो है आप लोग को दे देंगे। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ फ्रेंड्स? तो पीडीएफ लेने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल। मेरे टेलीग्राम चैनल जो है एजे स्टडी लैब, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उसका लिंक डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो वे आप जो है वहां पर जुड़ करके आप पूरे पीडीएफ को देख सकते हैं, दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, है ना। और जब हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तो आपके पास जो है, यदि आप चाहते हैं कि सिविल सर्विस की हम तैयारी करें, या कोई भी अदर एग्जाम की आप तैयारी करते, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, देखिए जीके जीएस जो सब में पूछा जाता है। और होता क्या है कि जो रेलवे वगैरह के जो स्टूडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं कि लास्ट में केवल रटते हैं। तो रटने से बेहतर होगा कि एक बार हम क्या करें, कोई चीज़ पर फोकस कर ले, जो आपका एम है, वो जो उसका जो सिलेबस से जो मांग है ना, जो मांग, क्योंकि देखिए आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा कब, जब आपका जो है 18+ आपका एज होगा, तभी आप कोई भी फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यूपीएससी और कोई भी पीसीएस स्टेट की बात करें, तो वो आपका जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है आप वो फॉर्म को जो फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि जो आप जब 11 12 जब क्लियर करते हैं, तो ग्रेजुएशन में जो आपका
जो क्लास चलता है, तो उस क्लास में यदि आप एनसीईआरटी को रिवीजन करते हैं, 1 से 2 से 3 बार रिवीजन करते हैं, तो आने वाला कोई भी जो एग्जाम होगा वहां से आपको जीके जीएस कोई नहीं छूट सकता है। और जो रिटन वाला जो एग्जाम होगा, जो लिखित एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसको आपको क्या होता है कि अपनी भाषा में लिख करके समझाना होता है। तो यही हम एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में जो भी लिखा गया है वो खुद का अपना लैंग्वेज में लिखा गया है, मैंने बोल चाल की भाषा में जो लिखा गया है, ताकि बच्चों को जो है समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसी आधार पर हमें आंसर भी करना होता है ना। तो एनसीईआरटी जो है आपका काफी बेस्ट साबित होने वाला है। तो हमेशा जो है एनर्जेटिव होकर के जो है एनर्जी फील करके जो है आप जो है एनसीईआरटी को पढ़िए धैर्यता से। जब शुरू में शुरुआत करेंगे तो काफ़ी हिचकिचाहट होगी पढ़ने में। जब हम भी शुरुआत किए थे तो काफ़ी हिचकिचाहट, मन नहीं लगता था, बोरियत फील होता था, है ना। तो उसी बोरियत को जो है दूर करने के लिए आप लोग के बीच ये क्लास हम शुरू कर रहे हैं। काफ़ी एक चैप्टर हम इसमें कवर करेंगे, कक्षा 6 वाला, है ना। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपके बीच एक कोटेशन लेकर के आए हैं एपीजे अब्दुल कलाम का। फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति दो प्रकार के, अगर पर्सन को हम यहाँ पर ले, एक पर्सन जो पूरा एनर्जेटिव है, ठीक है, और एक पर्सन जो कंफ्यूज है ना। वो दोनों पर्सन के अगर हम माइंड को अगर देखें तो, और वो दोनों पर्सन की जो माइंड आपका, उसका जो एक्सपीरियंस होगा दोनों पर्सन का, वो काफ़ी भिन्न होगा। जो एनर्जेटिव माइंड है वो कोई भी जो काम करेगा वो काफ़ी सटीक करेगा, कोई भी निर्णय लेगा वो काफ़ी सटीक लेगा। लेकिन जो कन्फ्यूज है ना, जो कन्फ्यूज है वो वहाँ पर जो है वो बिछड़ जाता है कोई भी निर्णय लेने में। तो हमें क्या करना है कि हमें एनर्जेटिव होकर पढ़ना है। जब कोई भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम का सबसे पहले सिलेबस हमें क्या मांग कर रहा है, और बेसिक जो पैटर्न होता है वो हमें जो अच्छा से जो है फॉलो कर लेना है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सा शानदार सा कोटेशन है। तो हम फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे कि कक्षा 6 के इतिहास में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पीडीएफ लेने के लिए आपको कहाँ जुड़ना है मालूम है ना, एजे स्टडी लाइव पर आपको जुड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो देखते हैं कि जो अध्याय में हमें पढ़ना है, ठीक है, अध्याय में जो हमें पढ़ना है वो कैसे पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है। अगर चैप्टर की बात करें तो इसमें टोटल चैप्टर आपका कितना 11 है, ठीक है। तो हमें पहला पढ़ना क्या चीज, क्या, कब, कहाँ और कैसे, जो पहला चैप्टर आपका बोल रहा है। दूसरा करा है कि आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन और उत्पादन तक। आपको ये भी देखिए फ्रेंड्स, याद रखिए कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। जब हम ये चैप्टर में इतिहास की हम बात करते हैं तो इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हर रूप में जो है हमारा जुड़ाव जो है इतिहास से है ना। इतिहास जो है वो ही, उसी से जो है हम कुछ सीखते हैं, कुछ देखते हैं जो अतीत में जो बीत गया है, ठीक है। वैसी गलतियां जो अतीत में बीता है वो गलतियां को हम दोबारा ना दोहराएं, ठीक है। या कोई भी वैसी काम या कोई भी वैसी घटनाएं जो अतीत में बीता हो और उसे हम वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और उस अध्ययन से हम ये सीखते हैं कि हमें आगे क्या करना है, आगे वही पैटर्न पर हमें चलना है। जो बात बीत गई है, जो नीति जो है बीत गई, वही नीति पर चलना है कि इस पर जो है हम काफ़ी कुछ डेवलपमेंट कर सके, इस पर कुछ और इसमें संशोधन कर सके, है ना। तो ये सब हम इतिहास को ही देख करके कोई भी बात समझते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, चैप्टर 1 में हम इतिहास का समझ सीखेंगे कि हम इतिहास को कैसे समझते हैं, इतिहास को हम कैसे देखते हैं, है ना। इतिहास है क्या, कैसे हम कहेंगे कि कोई भी, देखिए वर्तमान में कोई भी चीज जो अभी चल रहा है, जब हम पढ़ते हैं ना टेंस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तो अभी जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी एक न एक दिन पास्ट बनेगा। जो फ्यूचर है वो भी एक न एक दिन क्या बनेगा, आपका पास्ट बनेगा, ठीक है। और जो फ्यूचर का और जो प्रेजेंट का जो निर्धारण होता है वो पास्ट को ही देखकर किया जाता है। हम जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे 6, 7, 8 तक आगे बढ़ेंगे तब आपको फील होगा, क्योंकि अभी आप यहाँ पे नए हैं, है ना। तो आपको अभी थोड़ी सी जो कठिनाई यहाँ पर झेलना पड़ सकता है समझने में। लेकिन जब आप इतिहास को समझिएगा ना, इतिहास को जब अपने आप में देखिएगा तो आपको काफ़ी जो है रोमांचक लगेगा। फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो शिद्दत से पढ़िए, है ना। जब कोई भी काम हम शिद्दत से पढ़ते हैं, शिद्दत से करते हैं तो कायनात भी उसको मिलाने के लिए जो है एकजुट हो जाते हैं। तो बस अपना एनर्जी जो है 100% देना है, एनर्जी फुल रहना है, ठीक है ना। कंफ्यूज में नहीं रहना है, क्योंकि अभी आपका जो टाइम हो काफ़ी बेहतर है।
जब आप 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन में है, तो ये आपका जो है एक सुनहरा टाइम हम इसे कह सकते हैं, गोल्डन एज इसे हम कह सकते हैं, है ना। यहाँ से आप फिसल करके कहूँ भी जा सकते हैं, क्योंकि जो है फिसलने का जो रास्ता बहुत है, लेकिन संभलने का रास्ता एक ही है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको संभलना है कि फिसलना है ना। तो ये सब सारी बातें हैं, हम और भी क्लास में सारी बात डिस्कस करते चलेंगे। बस आप चैनल पर बने रहें और एकदम शिद्दत से क्लास को करना है, ध्यान से समझना है। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है डायरेक्ट टेलीग्राम पर, या अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी हम वहां पर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट कॉल भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम तीसरे अध्याय में चर्चा करेंगे तो आरंभिक नगर, मतलब ये पूरा एकदम बोलचाल की भाषा में एक छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है ना, उस भाषा में आपको जो है ये यहाँ पर बताया जाएगा पूरे चैप्टर में। अगर बात कर लेते हैं 4 पाठ की, तो क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, है ना। क्या बताते हैं हमें किताबें और कब्रें, जो खुदाई के समय जो कब्र निकल रहे हैं, जैसे हड़प्पा के बारे में हमने जान रहा है, मोहनजोदड़ो के बारे में हमने जान रहा है। फिर अगर हम अपनी राज्य बिहार की बात करें तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है ना, गौतम बुद्ध के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, उनके कुछ अवशेष मिलता है, उनके एज का जो ईरा है, काल है, उस समय का कुछ वस्तु मिलता है। तो वहां से हम जानते हैं कि वहां का उस समय का समाज कैसा था, है ना। अशोक की हम बात कर ले तो जो अवशेष निकलता है, मिलता है, वहां से जो है अवशेष के माध्यम से या कुछ साक्ष्य मिलता है, कुछ कब्र मिलता है, ठीक है। तो वहां सब क्या करते हैं कि उस समाज का, उस रीति रिवाज जो समाज में किस प्रकार से फल फूल रहा था, वो हम यहाँ से क्या करते हैं, पता करते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो राज्य, राजा एवं प्राचीन गणराज्य के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये गणराज्य के बारे में हम चर्चा करें, काफी डिटेल से आगे हम पढ़ेंगे सारी बातें। नए प्रश्न, नए विचार, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है 7 पाठ में, अशोक एक आरेख अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक के बारे में जानते हैं कि जो अशोक था वो कलिंग का युद्ध में जो है इतना मतलब वो हत्या किए थे, खून किए थे, वो हत्या को देख करके, लोगों को देख करके जो उनका दिल पिघल गया, है ना। और उस समय से वो प्रण क्या किए कि हम अब जो है कोई भी युद्ध जो है हिंसक नहीं होगा, मतलब हिंसक तरीका से जो कोई अब युद्ध नहीं जीता जाएगा, कोई भी युद्ध नहीं किया जाएगा। तो सारी बातें हम बारी बारी से एकदम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं शिलालेख वगैरह, हम ये साक्ष्य सिक्का जब मिलता है तो हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसा है ना। जब कोई साक्ष्य, कोई मतलब शिल्प पर जो है जो शिल्पकारी किया होता है, तो हम वहाँ से पता करते हैं कि वहाँ की जो है आर्थ और कल्चर जो है कैसी थी, ठीक है। तो ये सारी इतिहास से हम जानकारी जो है इकट्ठा करते हैं। अगर बात कर लेते हैं कि खुशहाल गांव और समृद्ध शहर की चर्चा करेंगे, फिर व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री की चर्चा करेंगे, फिर नए साम्राज्य और राज्य की चर्चा करेंगे, और इमारतें, चित्र और किताबें की चर्चा करेंगे। मतलब डिस्कशन जो है काफी शानदार होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से जो है हम चर्चा करेंगे पूरे चैप्टर को। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, क्या, कब, कहां और कैसे पर हम नजर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपना प्यारा देश भारत की, तो आप देख सकते हैं ये है अपना प्यारा देश भारत, ठीक है। ये इसका जो है ये देख सकते हैं, ये पॉलिटिकल मैप है, और ये आपका जो है फिजिकल मैप आपका हो गया, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर स्टेट को देख सकते हैं, राज्य को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर का राज्य हो गया, ये आपका जो दक्षिण का राज्य हो गया, ये आपका जो पूर्वी राज्य हो गया, और ये आपका जो है पश्चिमी राज्य हो गया, ये आपका जो है सेंट्रल स्टेट हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे जो है आपको धीरे धीरे समझना है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी काम एक दिन में कर लें, है ना, क्योंकि लंबा चलना है। जब आप कोई लंबा टारगेट रखते हैं, ऊंचे सोच रखते हैं, तो एक हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं स्थिर से, है ना। बारीकी कछुआ चाल चलना है, मंदम 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 जो है चल करके मंजिल को एक दिन प्राप्त कर लेना है, ठीक है ना। हम यही आपको समझाते हैं कि कोई भी चीज पर आप फोकस देते हैं तो आपको क्या करना है कि एक समय जो है आकर के शिद्दत से उस पर पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। कोई भी आप टारगेट लेते हैं तो उसके पहले सिलेबस देखिए, क्या कर रहा है, हमें क्या करना है ना, कैसे तैयारी करना है। एक बार जब अगर ठीक से तैयारी हो जाती है तो आप जो है कोई भी एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अपना पहला देश भारत हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें पूरे विश्व पर जो है भारत की स्थिति क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में भारत की स्थिति को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना।
ये आपका जो है एशिया वाला रीजन में ये आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ बात आपका, मतलब एकदम अस्थिर से समझना है क्योंकि अभी शुरुआत है, तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे देश दुनिया के बारे में, केवल छोटी छोटी जानकारी जो किताबों में दिया गया है उसी आधार पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप देखते होंगे कि जो आपका जो बुक है वो पहला अध्याय क्या कहता है हमसे कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए एनसीईआरटी का क्या खूबी है कि यह लोगों को बताता है उस जगह पर जा करके, है ना, दो मित्र मिलते हैं, शिक्षक से जानकारियां लेती है, ये सारी बातें जो है आपस में मिल करके यहाँ पर किया जाता है। तो अगर हम क्लास की शुरुआत करें आप लोग के बीच, तो क्लास की शुरुआत में क्या है कि एक है क्या चीज, रसीदा का सवाल है। रसीदा का एक सवाल है कि रसीदा बैठी अखबार, रसीदा जो है बैठी अखबार पढ़ रही थी, है ना, अचानक उनकी निगाह एक सुर्खियों पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी, 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि कितने वर्ष पहले क्या हुआ था। रसीदा एक पेपर जब पढ़ रही थी, अखबार पढ़ रही, तो वहां पर लिखा हुआ था 100 साल पहले। पहले का मतलब क्या, हमने देखा जो बात बीत गई कि अभी से 100 साल पहले। तो इनके मन में यह सवाल उठा कि कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि आज से जो है 100 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले, 10,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले क्या हुआ था, है ना। कैसे हम पता कर सकते हैं, प्रेजेंट में तो हम वहां पर थे नहीं, है ना, कोई लोग वहां पर तो था नहीं जो भी प्रेजेंट में है। ठीक है, तो ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, ये रसीदा के मन में एक सवाल उठा, है ना। आइए आगे कहते हैं कैसे पता लगाएं। तो हम कैसे, आप सोचिएगा कि हम कैसे पता लगाते हैं। जो अगर हम यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, आप क्लास को देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ से आप क्या न्यूज चैनल देखते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि आप देश दुनिया में जो घटनाएं घट रही है, वर्तमान में घटनाएं घट रही है, ठीक है ना, वो घटनाएं को जो है हम न्यूज के माध्यम से देखते हैं। अगर हम इतिहास की बुक पढ़ते हैं तो वहां पर जो है इतिहास की बातें, जो बातें बीत गई है उस बातों को हम वहां पर कवर करते हैं, है ना। तो मतलब किसी न किसी स्रोत से, या हमारे दादाजी थे, जो दादी जी थे, उससे जो है हम 25 साल 50 साल जो है पहले की बात, 60 साल पहले की बात जो है हम उनसे जान सकते हैं, क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, वे अपने समय की बात हमें बता सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हो सकती है जिससे हम ये जान सकते हैं। तो कहता क्या है यहाँ पर कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ, तुम रेडियो सुनते हो, है ना, टेलीविजन देखते हो या फिर अखबार पढ़ते हो। मतलब कल की न्यूज देखने के लिए, है ना, या अभी वर्तमान की न्यूज देखने के लिए हम टेलीविजन देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी से, व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उसे उस समय की जो है स्मृति हो। स्मृति का मतलब स्मरण, मतलब याद हो, मतलब साल पहले क्या हुआ, 1 साल पहले क्या हुआ, 2 साल साल पहले क्या हुआ, है ना। जो कोई विशेष रीजन में कोई घटना घट रहा है तो वहां के जो प्रेजेंट टाइम में जो व्यक्ति उपस्थित होगा, है ना, वो उस घटना के बारे में सही से बता सकता है। तो ये आपका है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। ये तो नॉर्मली हम जान सकते हैं, अगर दादाजी की बात करें तो दादाजी के एज, है ना, काफी 60 साल 70 साल हो रहा होगा, तो वो जो है 50 साल पहले की बात बता सकते हैं। लेकिन वो जो बात हमें बताएंगे वो अपने आसपास जो घटित होने वाली घटना उसी को बता सकते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया। तो कहता है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, अतीत का मतलब इतिहास के बारे में हम। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे। आज से अगर हम बात करें कि 20,000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, है ना, उनका दिनचर्या कैसा था, कैसा उनका कृषि था, कैसा उनका पशुपालन था, ठीक है, कैसा उसका व्यवसाय था, कैसा वो जो है परिवेश में रहते थे, कैसा उनका संस्कार था, कैसा उसकी कलाएं थी, कैसी उनकी सोच थी, वैज्ञानिक सोच थी कि कैसी सोच थी, है ना। तो ये जो है हम जो इतिहास से जो है हम जान सकते हैं, है ना। कोई कहानी सुन सकते हैं,
कौन से नाटक देखा करते हैं, या फिर कौन कौन से जो है गीत गाया करते थे। मतलब ये सब जो है हम इतिहास से जान सकते हैं, उनके कल्चर के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनकी कृषि तकनीक के बारे में, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, है ना। आकेटको मतलब शिकारी, वो कैसे पशुओं को जो है पकड़ते थे, कैसे धीरे धीरे पशुओं को वो पालतू बनाए, है ना। वो कैसे मतलब उनका कल्चर था, कैसी रीति रिवाज थी, कैसी कहानियां गाते थे, कैसी चित्रकारी करते थे। ये सारी बातें हम इतिहास से ही पता करते हैं कि आज से 200 साल पहले, 10,000 साल पहले क्या हुआ था, है ना। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, मतलब लोगों की स्थान कहाँ था, है ना। जैसे कि अभी वर्तमान समय में देखते हैं तो सभी लोग जो है सभी जगह पर जो लोग भरे पड़े हैं, है ना। एकदम पूरा जो है घनत्व जनसंख्या बढ़ा हुआ है। लेकिन पहले जो है आबादी कम था, तो लोगों का स्थान कहाँ था, लोग कहाँ निवास करते थे, ये सब हम घटना वहां पर जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बात हो गया, है ना। अगर बात कर लेते हैं कि ये जो आपका कर रहा है कि आप देखिए जो मानचित्र दिया हुआ है पृष्ठ 2 पर, वो आपको देखने का रहा है। तो यदि हम आपको यहाँ पर बताएं तो ये आप पृष्ठ देख सकते हैं, बहुत सारी नदियों का नाम दिया गया है। ये देखिए सिंधु नदी, ठीक है, ये आपका सिंधु नदी हो गया, ये गंगा नदी हो गया, ये हिमालय का रीजन हो गया, ये चंबल नदी हो गया, ये ताप्ती नदी हो गया, ये कृष्णा नदी हो गया, ये महानदी हो गया, ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, है ना। तो ये सब नदियां जो है भारत की नदियां हैं। तो होता क्या था कि हम देखिए, अगर कोई भी अगर जीवन को अगर यापन करना है तो हमें क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, है ना, जहां पर जो है अपनी प्यास को बुझा सके, जहां पर पानी का नजदीक हो, जहां पर जो है पानी वाला इलाका, नदियों का इलाका होता है, वहां पर देखते हैं कि वहां की जनसंख्या काफी हाई होती है, घनत्व वहां पर सबसे ज्यादा होता है। तो होता क्या था कि लोगों का जो है जो आवास स्थल होता था वो नदी वाले रीजन में ज्यादातर होता था, क्योंकि जो उनकी आवश्यकता है, वे आवश्यकता जो है वो इसी रीजन में रह करके अपनी पूरी आवश्यकता जो है वो फील करते थे अपना, है ना। तो यही आपको यहाँ पर बोला गया है। अगर आगे हम बात कर लेते हैं कि अब तुम उत्तर पश्चिम को सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का जो है पता लगाओ। तो यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारी पहाड़ियां जो है यहाँ पर दिया होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हिमालय पहाड़ी यहाँ पर दिया हुआ है ना। बहुत सारी पहाड़ियां यहाँ पर दिया हुआ है, घाटी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि पता लगाओ इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे जो है फसलों की उपज आरंभ की थी। मतलब जो किरथर पहाड़ियां क्षेत्र थी उस जगह के में उस जगह जो है लोगों ने जो है सबसे पहले क्या किया था कि गेहूं तथा जौ जैसे फसलों का जो उपज आरंभ किया था। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, ठीक है, का जो है यहाँ पर जो है वो पता लगाओ, है ना। मध्य भारत में जो है विंध्य पहाड़ियां, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी पहाड़ियां आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगी देखने के लिए। जब आपको हम ये पीपीटी उपलब्ध कराएंगे टेलीग्राम पर, तो आप आराम से सारी पहाड़ियां जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर खोजना है। नदियों को देखना है, ठीक है, पहाड़ियों को देखना है ना। तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको जो है यहाँ पर खोजने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो कहता क्या है कि कृषि का उपज कैसे हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया है वे स्थान विंध्य के उत्तर में जो है आपके स्थित हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स कहता है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का जो है पता लगा। अगर हम बात करें ये जो आपका रीजन है, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि मानचित्र पर जो है सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, तो सिंधु की अगर हम सहायक नदी की बात करें तो ये आपका हो गया सिंधु, और इसकी सहायक नदी आप देख सकते हैं, ठीक है, झेलम नदी हो गया, चेनाब नदी हो गया, रावी नदी हो गया, ठीक है, सतलज नदी हो गया, ब्यास नदी हो गया। ये सभी के सभी क्या हैं, ये सिंधु नदी के सहायक नदी हैं। ये आपका देखिए विंध्य पहाड़ी आपका यहाँ पर हो गया, नर्मदा नदी यहाँ पर हो गया,
है ना। यमुना नदी आप देख सकते हैं, देखिए है ना, ताजमहल जो यमुना नदी के किनारे बस स्थित है। तो आप यहाँ पर ये रीजन जो है देख सकते हैं। थार का मरुस्थल का स्थान यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। गारो पहाड़ियां यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, जहाँ पर जनजाति लोग रहते हैं, गारो पहाड़ी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पर ये रीजन है। फ्रेंड्स, कहता है कि मानचित्र में सिंधु नदी, ये हमने देख लिया। सहायक नदियां उनके क्या, उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा, सहायक नदियां क्या है। सहायक नदी क्या होती है, जैसे देखिए ये आपका गंगा नदी है ना, ये आपका गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी में ये मेन रिवर, ठीक है। और जब गंगा नदी में यहाँ पर जो है गंडक आकर के मिलती है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ से जो आपका यमुना को देख सकते हैं, चंबल को देख सकते हैं, सोन नदी को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो गंगा नदी में, मेन नदी में आकर के जब कोई अन्य नदियां मिलती है तो वे नदियां को हम क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं, ट्रिब्यूटरी नदी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका है। कहता है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो है फले फूले थे, है ना। नदियों को किनारे हैं क्यों, क्योंकि उनको यातायात के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, है ना। फिर वो जो नदी के किनारे क्या होता था कि जहाँ नदी होता था वहाँ पशु लोग भी रहते थे, है ना। और जब पशु लोग जो है पानी पीने के लिए यहाँ पर आते थे तो वे आसानी से उसको शिकार कर सकते थे, है ना, आसानी से उसे शिकार कर सकते थे। तो नदी के लोग जो है, नदी के पास ये जो है लोगों का जीवन जो है यापन वहां पर शुरू हुआ। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में जो है नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। आप देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा जो समुद्र तटीय इलाका है ना, ये समुद्र तटीय इलाका आप देख सकते हैं पूरा यहाँ तक गुजरात 9 जो है स्टेट जो है वो पूरा समुद्र तटीय जो है, सॉरी 11 जो है पूरा जो है ये आपका लगा हुआ है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। तो गंगा नदी की अगर हम बात कर रहे थे तो ये आपका गंगा नदी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका है सोन नदी है ना। तो सोन क्या है, इसकी सहायक नदी है, पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान में आपका क्या है, बिहार है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला रीजन आपका क्या है, यहाँ पर बिहार, जो कि प्राचीन काल में हम इसे क्या कहते थे, मगध के नाम से हम इसे जानते थे, जहां पर जो है अशोक का शासन था, है ना, पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं आगे की, हम चर्चा को आपको आगे बढ़ाते हैं। तो कहता है कि इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, मतलब जो यहाँ का जो शासक अशोक थे वो सबसे शक्तिशाली थे। अखंड भारत का जो है निर्माण जो है अशोक ने शुरू किया था, सबसे पहले अशोक ने किया था। और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की जो है स्थापना की गई थी। फिर देखिए जो भी हम नाम ले रहे हैं, जैसे कि गंगा नदी का नाम लिया, इसकी सहायक नदी सोन का नाम लिया, है ना, या बिंद पहाड़ी का नाम लिया, सिंधु के नाम लिया, तो ये सारे नाम आपके लिए नया नया है ना। तो ये सारे नाम को सुनना है, मानचित्र पर देखना है, उसको छापना है, क्योंकि देखिए आपको क्या करना है कि टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना है। तो लंबे समय तक याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मानचित्र के रूप में हमें याद रखना है, फोटो कैमरा के रूप में याद रखना है। क्योंकि होता क्या है कि जिस टॉपिक को हम देख लेते हैं एक बार और उसको दोबारा पढ़ लेते हैं तो हम उस टॉपिक को काफी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो रटना नहीं है कोई भी चीज, क्योंकि हमें जो है लंबा चलना है, लंबी तैयारी करना, लंबी रणनीति को लेकर के चल रहे हैं, तो रटना नहीं है कोई भी चीज, है ना। तो यहां पर ये आपको जो है बोला गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे अगर हम बात करें आपसे, तो कहता है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, है ना। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियां, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, है ना। जब कोई भी मतलब होता था कि जो एक रीजन से, एक महाद्वीप से जो है जब दूसरे महाद्वीप में लोग प्रवेश करते थे, जाते थे, जैसे
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्रांस वगैरह, पुर्तगाल वगैरह, ये आपका जो है ब्रिटेन वगैरह हुआ है ना, वो क्या होता था कि ये जैसे कि यहाँ से जो है जहाज के माध्यम से एक रीजन से दूसरे रीजन तक, या स्थलीय मार्ग से जो है एक रीजन से दूसरे रीजन तक जाते थे, तो वहां पर पर्वत पहाड़, बीच में बड़ी बड़ी नदियां, नदियों का जो ज्वार भाटा होता था वो काफी उनको जो है प्रॉब्लम में डाल देते थे। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला गया है। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था, लेकिन कठिनाइयां तो थी लेकिन असंभव नहीं था। तो ये असंभव क्यों नहीं, कोई भी काम असंभव नहीं है ना। जो असंभव है उसे संभव बनाया जा सकता है। संभव असंभव कभी नहीं हो सकता, लेकिन असंभव को हम संभव कर सकते हैं, किससे, अपना मेहनत से। तो यही टारगेट देना है कि सिलेबस को एक बार ढंग से कंप्लीट कर ले, जो टॉपिक हमें दिया जा रहा है उसको हम ढंग से अपने आप में जो है सारी एक बात को जो घोट करके पी जाए, है ना। और लंबे याद करने के लिए सारा को जो है एक फोटो कैमरा की तरह हम याद रखें सारी बातों को। अब फ्रेंड्स कहता है कि अतः सभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है हो जाते थे। अभी भी फ्रेंड्स आप देखते होंगे कि जिस गांव में हम रहते हैं, है ना, जिस गांव में हम रहते हैं, तो उस गांव में अगर हमारी एजुकेशन ठीक नहीं मिल रही है, अगर वहां पर हेल्थ ठीक नहीं मिल रहा, तो हम वहां से क्या होते हैं, पलायन करते हैं, कहाँ, शहरों की ओर पलायन करते हैं, है ना, शहरों की ओर पलायन करते हैं। अगर वहां पर प्रॉपरली भोजन ठीक से नहीं उपलब्ध है, सही रहने का स्थान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो हम उस स्थान को छोड़ते हैं, या बाढ़ आ गई या कोई प्राकृतिक आपदाएं होगी तो हम उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान तक जो है पलायन करते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए समझाया गया है। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती है। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, है ना। व्यापारी लोग आते हैं, जैसा कि अंग्रेजों ने जो है लगभग 2 साल तक यहाँ पर राज किया, भारत में राज किया। क्यों, वहां पर से जो पहले तो शुरुआती समय में प्रलोभन दिया आकर के भारत में, वहां से कीमती सामान लाया, यहाँ पर बेच करके मुनाफा कमाया, और अंततः जो धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाया, है ना। और बढ़ाने के बाद क्या हुआ, वो खुद भी यही के सामान जो है यहीं पर खरीद करके जो है वो क्या कर रहा था, अपना मुनाफा कमा रहा था, है ना। तो इस ये रूप भी यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। क्या कि देखिए, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा सलाह देते हुए गांव से एक गांव से दूसरे गांव तक जो है, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाते थे। देखिए, पहले अगर हम बात कर लेते हैं, आदिकाल की अगर बात कर लेते हैं, तो उस समय क्या था, ना ही लिपि था, ठीक है, और ना ही पेपर था कि हम कोई भी चीज को, ना ही पेन था कि हम कोई भी चीज को जो है जो बोल ले उसको लिख करके जो है अपना कॉपी पे या कोई भी पर जो है हम लिख करके उसको रख दें, है ना। ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो लिपि था ही नहीं। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, बोल करके व्यक्त कर रहे हैं। लोगों को जो है जो जोड़ने का माध्यम था वो बोल करके, सुन कर ही लोग आपस में जुड़ते थे। तो होता क्या था कि लोग जो संदेशवासक होते थे, जो गुरु होते थे, जो धार्मिक गुरु होते थे, वे अपने संदेश को एक समूह में देते थे। फिर वहां के समूह क्या होता था, अन्य लोगों को जाकर के जो यह शिक्षा उसे देता था, है ना। तो ये बात धीरे धीरे विकास हुआ आगे चल करके। तो कहता कि कुछ लोग नए और रोचक स्थान को खोज करने की चाह में जो है उत्सुकता बस भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं में जो है लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। देखिए, काफी कितना सुंदर टॉपिक बोला है कि जब लोग यात्राएं करते हैं, है ना, लोग यात्राएं करते हैं तो वहां पर एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। जैसे अभी आप गांव में हैं, गांव से उठ करके शहरों में पढ़ने के लिए जाइएगा तो वहां आपको नए नए लोग मिलेंगे, नई बस्तियां मिलेगी, नई बाजार मिलेगी, नए जो है शिक्षक मिलेंगे, नए जो है मकान मिलेंगे, है ना। वहां के परिवेश आपको नया लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि जब आप अपने गांव वाले परिवेश से उठ करके आप उस परिवेश में, उस रीजन में जाते हैं, तो धीरे धीरे आप उसे समझते हैं, जानते हैं। उसके बाद जो है आप उसमें ढलने लगते हैं, वहां के लोगों को जानते हैं, वहां के रीति रिवाज को जानते हैं। तो ये सब संभव क्या है, जब हम वहां स्थान को परिवर्तन करते हैं, है ना। जैसे कि
आप 11th 12th में आप पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। होता क्या था कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जो अपने खुद एहसास होता था कि हमरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा पढ़ाकू कोई नहीं है। लेकिन जब आप वहाँ से बाहर निकले, गांव से बाहर निकले, और जब लोगों को जाने, तो आपको क्या लगा कि एक कुएं में जो है मेढक के समान हम हैं। हमसे तो कई बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उसके सामने क्या है, पिद्दी सा है ना। तो बाहर निकलिए, लोगों को जानिए, एक दूसरे से समझिए, लोगों के विचार, लोगों की भावनाओं को जो है परखना है ना। ठीक है, हम सारी बातें जो है स्थिर से आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्या करा है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं आज। तो आप हमें बताइए कि आज जो है आप यात्रा क्यों करते हैं, है ना। आपको ये कमेंट करना है, यात्राएं आप क्यों करते होंगे। जैसे अभी यहाँ पर आपका घर है ना, यहाँ पर घर है, और ये मार्केट आपका यहाँ है, ठीक है। तो आपको क्या है कि मार्केट से हमें सामान लाना है, तो मार्केट से सामान लाने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका विद्यालय है, ठीक है, यहाँ पर आपका विद्यालय है, तो विद्यालय आने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कोई तबीयत वगैरह खराब हो गया, तो आपका जो हॉस्पिटल जो है यहाँ पड़ता है, तो हॉस्पिटल जाने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, है ना। तो हम कई तरह से जो है फिर आजीविका के लिए, अभी तो मुख्य सोच क्या है, आजीविका मतलब अपनी आर्थिक क्रिया को चलाने के लिए हमें क्या है, अभी पैसे की आवश्यकता होती है, और उसे पूर्ति करने के लिए जो है हम अपने स्थान से एक स्थान से जो दूसरे स्थान तक पलायन करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं हैं, सही एजुकेशन के लिए, सही हेल्थ के लिए, है ना, जो है सही सोसाइटी के लिए जो है हम यात्राएं जो है करते हैं। तो ये कहता है कि एक बार फिर से आप मानचित्र एक को देखिए, पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का जो है का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, क्योंकि ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकते, वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को जो है समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के जो है बारे में एक दूसरे से जो विचार अपनाते रहे, है ना। यहाँ पे देखिए कि आप देख रहे हैं फिगर में, ये क्या आपका है कि पत्थर के जो है तराश करके जो एक संरचना आकृति बनाई गई है ना। उस समय की जो लिपि था उस लिपिबद्ध किया गया है। तो ये सब यहाँ पर बातें हैं। अब है कि जो हमारा देश है भारत, है ना, तो वो कहता है कि देश के नाम, ठीक है, देश के नाम। तो कहता है कि अपने देश के नाम हम प्रायः, जो अपना देश है प्रायः क्या कहते हैं, इंडिया, है ना, तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से मिलता है। इंडिया शब्द किससे बना है, इंडस, इंडस जो ना, इंडस रिवर, सिंधु, है ना, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आप है ना, इंडस। तो ये कहता है कि इसे संस्कृत में जो है सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए। आपका जो एटलस है, ठीक है, वर्ल्ड मैप, वहां पर आपको ईरान और यूनान का जो है पता लगाना है। तो आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप में जो है आपको जो है यहाँ इस रीजन में जो है यूनान और ईरान जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रखिए आपका ईरान है ना, ये आपको जो है मिल जाए, यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। कहता है कि पता लगाइए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने जो है सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस के नाम और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया नाम दिया था, है ना। जो यूनानी लोग आए थे उत्तर से, अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप में, अगर हम बात करें तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये आपका जो है नॉर्थ हो गया, ठीक है ना, ये आपका जो साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका जो ईस्ट हो गया, और ये आपका जो है वेस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका वेस्ट हो गया। तो ये आपका है, तो जो नॉर्थ से लोग आए थे, उत्तर से जो लोग आए थे, वो जो है वहां पर जो है
वो क्या क्या सिंधु को जो है हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के रूप पूर्व में स्थिति पूर्ण भूमि को इंडिया कहा गया। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के रूप में किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में जो है इसका प्रयोग जो है देश के लिए जो है होने लगा, है ना। आगे देखिए कहता है कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। जो अतीत है, इतिहास है, तो इतिहास के बारे में हम कैसे जानते हैं, है ना। जो कोई भी देखिए जो दादाजी हैं, है ना, दादाजी द्वारा जो है कोई भी वस्तु ऐसा जो रखा हुआ है जिसे आपने कभी नहीं देखा है, ठीक है, तो उस वस्तु को देखने के लिए आप क्या करते होंगे, उनको जब खोलते होंगे, देखते होंगे, तो अनुमान लगाते होंगे कि वो दादाजी से जो ये काम करते होंगे, ये वस्तु जो इस काम के लिए होता होगा, अच्छा उस समय दादा ऐसे रहते होंगे, है ना। ये समय जो है यहाँ पर पता लगाया जाता है। तो अतीत के बारे में कैसे हम जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना। ये पुस्तकें हाथों से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते थे। तो एक नया वर्ड सीखा कि जो हाथ से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, एक पांडुलिपि है। मतलब कोई भी पत्र पर, ताम्र पत्र पर हो सकता है, भोज पत्र पर हो सकता है, हाथ से जो है इसको लिखा जाता था, एक एक अक्षर एक एक वर्ड को। जो हाथ से लिखा जाता है उसी को कहते हैं पांडुलिपि कहा जाता है। कहता है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताम्रपत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ों के छाल में विशेष तरीके की तैयार भोजपत्र पर किए जाती थी। कहता है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां को कीड़ा ने खा लिया तथा कुछ नष्ट हो गए। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों, दीवारों, विहारों, है ना। विहारों क्या होता है, जहां पर जो बौद्ध भिक्षु जो है निवास करते हैं, रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे कहता है कि इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि जैसे प्रकार के विषयों की चर्चा की मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो है महाभारत, कविताएं तथा नाटक भी हैं। मतलब देखते होंगे महाकाव्य के रूप में रामायण को देखते होंगे, महाभारत के बारे में हम सब जानते हैं, पढ़ते भी हैं, और कभी बहुत सारे जो इससे हम लोग गुण सीखते हैं, पारिवारिक गुण सीखते हैं। इसमें से कई संस्कृत में लिखी हुई मिलती है, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते हैं, आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख का मतलब जो लिखा गया हो, है ना, किस पर, पत्थरों पर लिखा गया हो, धातुओं पर लिखा गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, कहेंगे अब। जैसे कि देखिए ये आपका क्या एक अभिलेख है, और ऊपर में देखा ये आपका देखिए ताम्रपत्र है ना, ताम्रपत्र ये आपका हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ये देखिए आपका अभिलेख है, ठीक है, ये आपका अभिलेख है। तो ये आपका बात है। तो ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसा अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोगों अथवा अपने आदेशों को जो है इस तरह के जो है उत्कीर्ण हम जो है अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। जो अभिलेख होते थे, पहले क्या था कि पेपर नहीं था, है ना, तो वैसे धातु या पत्थर जिस पर जो है हम हाथ से जो है अपनी पांडुलिपि को जो है वहां पर क्या करते थे, खोद करके जो है डिजाइन बना करके वहां पर लिखते थे।
जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोगों अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि उन लोग उन्हें देख सके, हम पढ़ सके, उनका पालन कर सके, है ना। मतलब क्या होता था कि जगह जगह आप देखते होंगे, जब हाईवे पर जाते होंगे, रोड पर जाते होंगे, तो जगह जगह बोर्ड लगा हुआ होता है ना। गाड़ी धीमे चलाएं, घर पर कोई इंतजार कर रहा है, मतलब साइन बोर्ड जगह जगह पर लगाया जाता था। पोस्टर बैनर देखते होंगे आप, जगह जगह पर ऐड के रूप में लगाया जाता है ताकि आप उसे देखें, उससे मतलब अपना कुछ फायदा हो रहा तो फायदा वहां पर गेन करें, है ना। तो ये सब बातें जो है उस समय भी किया जाता था। कला के कुछ अन्य प्रकार वे अभिलेखों भी मिलते हैं जिनमें जो है राजाओं रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाते हैं। जैसे हम अशोक की शिलालेख के बारे में चर्चा करेंगे, तो अशोक के शिलालेख और उसके जो है पत्थरों पर लिखा गया जो लेख था, वे सारे लेखों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो वो भी क्या था कि शासन को कैसे चलाना है ना। वो जो है सूचनाओं जो है, धर्म की सूचनाओं जो है, धर्म की जो नीति है, वो यहाँ पर जो है अभिलेख के माध्यम से लोगों के बीच जो है वह प्रचार किया करते थे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने का क्या फायदा है ना। ये आपको बताना है क्या फायदा है। जब हम कठोर सतह पर कोई भी चीज लिखते हैं तो उसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं, लंबे समय तक हम क्या करते हैं उसे हम देख सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। देखिए कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। मतलब जो व्यक्ति खुदाई के समय जो हमें मिलता है, जैसे कि देखिए स्वर्ण का ये आपका सिक्का हो गया, ये आपका देखिए डिजाइन घड़ा हो गया, ये आपका देखिए अभिलेख हो गया, है ना, ये एक पात्र हो गया। तो ये सब जो वस्तुएं मिलती है खुदाई के दौरान, तो उसका जो अध्ययन करता है, उसका जो मतलब देखता है कितना पुराना है ना, वो परख करता, जांच करता, वो कौन करता है, पुरातत्वविद करता है, मतलब ना आर्कियोलॉजी, वो यहाँ पर ये काम वो करते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। आप लोग देखते होंगे, यदि आप बिहार में होंगे तो बिहार संग्रहालय को जाइए घूमने के लिए, आप नालंदा विश्वविद्यालय को आप देखते होंगे, वहां से जो है अतीत से जो निकला है पत्थर ईंट निकला है उसका जो अध्ययन किया जाता है ना। तो ये सब बातें हैं आपका। वे औजारे, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की जो है प्राप्ति के लिए जो है छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं राजा महाराजाओं का ये जो है आपका सिक्का है, तो इसके लिए वो ये छानबीन भी करते हैं। आगे कहता है कि इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी ईंटों, कुछ धातु की बनी होती है। ऐसे तब तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चमड़ों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग कैसे रहते थे। मतलब जब देखते हैं कि जानवरों की हड्डियों का अवशेष मिल रहा है या जो है मनुष्यों की हड्डियों का अवशेष मिल रहा है, कुछ समय पहले जो है हरियाणा में जो हड़प्पा का एक जगह है, वहां पर भी से जो है मनुष्य का हड्डी अवशेष, नया अवशेष मिला है, ठीक है, जो कि काफी पुराना है। तो वहां से हम देखते हैं कि वहां का जो लोग कैसे थे, उनका आकार कैसा था, ठीक है, रीति रिवाज कैसे थे, मतलब कौन से विधि से लोगों को जो है दफनाया जाता था, ये सारी चीज वहां से जो है देखने को मिलता है। चित्रों की सहायता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहां उस समय की जो कल्चर था, चित्र की सहायता से वो व्यक्त किया जाता था। कोई भी कल्चर अभी भी हम व्यक्त करते हैं, अपने जो कल्चर होता है, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है, जो भी अभी हम वर्तमान समय में जो आर्ट को देखते हैं, कल्चर को देखते हैं, रीति रिवाज को देखते हैं, वो अतीत से ही हम ग्रहण किए हैं। अतीत ही धीरे धीरे जो अभी तक चलता आ रहा और वर्तमान में भी हम उसे फॉलो करते जा रहे हैं, है ना। आगे देखिए कहता है कि अतीत में लोग जो है क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेषों
बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पति लोग के जो अवशेष होते हैं, पेड़ पौधे बहुत मुश्किल से बचते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। आगे देखिए कहता है कि क्या पुरातात्वविदों का बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। मतलब बोलते हैं कि क्या जो पुरातात्वविद हैं, जो खोजकर्ता है, क्या उनको कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे वहां के उस समय के लोगों वाला। देखिए कहता है क्या पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं, है ना। इतिहासकार कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है। मतलब जब हम अतीत के बारे में पढ़ते हैं और उसका एक स्रोत मिल गया, जैसे कोई राजा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना, और वहां का एक सिक्का मिल गया। अब सिक्का पर राजा का जो है यह जो है आकृति अंकित है, कुछ लेख वहां पर लिखा हुआ है ना। फिर वहां पर कोई उसी शासक का कोई अभिलेख मिल गया तो हम काफी डिटेल से जो है उस शासक के बारे में हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में जो है कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, है ना। मतलब उसको सुराग के रूप में देखते हैं। जैसे कि कोई आता है, कोई जो है क्राइम करता है तो जो जांच हो, सीबीआई वाला जो जांच करता है, कोई भी अगर क्लू अगर मिल जाता है तो उसको एक सुराग यानी सबूत के रूप में देखता है। तो उसी प्रकार जो हमारे जो पुरातात्विद हैं, आर्कियोलॉजी हैं, वो जो है कोई भी अगर अवशेष मिलता है खुदाई के समय में, है ना, या कोयले खदान की जब खुदाई होती है, माइनिंग होती है, तो उस समय में जो भी मिलता है तो उसे देख करके जो है हम उस समय के परिवेश को, अतीत को जो है जानने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है। अब कहता है कि अतीत एक या अनेक, मतलब जो इतिहास हुआ एक ही है कि अनेक है। कहता है कि क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत में पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, है ना। अलग अलग मायने मतलब अलग अलग जगह के लोग हैं, उसका अलग रीति रिवाज है, अलग पहनावा। अभी भी हम देखते होंगे बिहार का कुछ अलग है, यूपी का अलग है, तमिलनाडु का कुछ अलग है, राजस्थान का कुछ अलग है, अलग अलग जगह का अलग अलग है। दूसरे देश की बात करें तो वहाँ का मौसम अलग है, वहाँ का भूमि अलग है ना। ये सब होते हैं। उदाहरण के लिए कि पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न है। मतलब जो उस समय का जो राजा रानी था, उस समय का जो व्यापारिक था, उस समय का जो शिल्पकारिक था, कृषक था, है ना, वो सबका जीवन जो है काफी भिन्न भिन्न रूप में देखा जाता है। ठीक है। तो ये आपका है। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्से में लोग अलग अलग व्यवहारों और अतीत रीति रिवाजों का पालन करते थे, जैसा कि हमने आपको बताया ऊपर। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा जो है करते हैं। माने अभी भी अंडमान निकोबार जब जाइएगा, सेंट्रल शायद कुछ द्वीप करके है, वहाँ के जो लोग हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, वो अभी भी बाहरी दुनिया से जो है परिचित नहीं हैं। वो बाहरी दुनिया से परिचित नहीं है। वो अभी भी जो है आदि मतलब नग्न वस्त्र जो है और जैसे पहले रहते थे वो उसी प्रकार से अभी भी वहां पर रह रहे हैं। ठीक है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले खाद्य आपूर्ति के लोग और अन्य व्यक्तियों पर जो है निर्भर हैं। इस तरह जो के भेदभाव अतीत में भी विद्यमान थे। आगे देखिए कहता है, आगे देखिए है कि इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद, इस समय शासक अपनी विजयों को लेखा जोखा रखता था। जितने भी शासक होते थे, राजा होते थे, वे क्या करते थे कि जब कोई भी जीतते थे, कोई भी जगह को जीतते थे तो उसकी एक लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके
द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, है ना, आम आदमी जो है प्रायः इसके कार्यों को लेखा जोखा नहीं मिलता है। मतलब जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो केवल राजाओं महाराजाओं के बारे में ही पढ़ते हैं, उनके युद्धों के बारे में पढ़ते हैं, उनके द्वारा जीते गए भूमियों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ के जो आम लोग हैं, है ना, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उसके बारे में हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके लिए जो राजाओं था, राजाओं ने जब युद्ध जीता तो कोई अभिलेख में उसको लिखवा दिया, है ना, कोई जगह जीता तो वहां पर अपना एक मूर्ति बनवा दिया, नए अपना नाम के सिक्का चलवा दिया, तो हमने उसे अभी जब खुदाई के समय मिलता है तो उसी के बारे में हम जान पाते हैं, है ना। लेकिन जब स्थानीय लोग के कैसे हम पढ़ा करते हैं, जब जैसे कि कोई किसी को दफनाया गया तो पहले के हड़प्पा काल सभ्यता में जब हम देखते थे कि दफनाने के समय में जो है उसके साथ साथ कुछ खाने पीने की सामग्री भी दफना दिया जाता था, तो इससे क्या पता लगाते हैं कि वो लोग जो थे आस्तिक थे और उनको मालूम था कि मरने के बाद जो है आत्मा जो है जीवित रहता है, मरने के बाद भी इनको भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो जो वहां पर दफना देते थे, है ना। तो पुरातत्व की सहायता से हम अनेक जीवन को जो है जानने में मदद मिलती है, हालांकि सभी ही इसके बारे में बहुत कुछ जानना विशेष है। कहता है कि अतीत का मतलब क्या, बीता हुआ कल, वही अतीत है। तो अगर कोई तुमसे यहाँ पर तिथियों है, तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष की 2000 या इसी तरह का कोई अन्य और वर्ष जो है बताइएगा। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से जो है की जाती है। हम जो मतलब अभी देखते हैं कि अभी क्या है 2023 चल रहा है ना, तो ये जो 2023 क्या है, वो जो ईसा मसीह थे उन्हीं के जन्म का जो है अभी जो है 223वां साल हुआ है, उनके जन्म का 223वां साल 2023वां साल हुआ है ना। मतलब उनके जन्म को जो एक मेजर मान लिया गया है, ठीक है। और इनके जन्म के जो बाद जो भी होगा हम उसको क्या करते हैं, एडी लिखते हैं, ठीक है, मतलब ईस्वी में लिखते हैं इसको, ठीक है। लेकिन जो भी इनके जन्म से जो पहले वाली घटना होता है, दो भाग में बांट दिया गया है, जो इनके जन्म से जो पूर्व वाली घटना उसमें क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व लिखते हैं, बीसी लिखते हैं, ठीक है। तो मेन निर्धारण कौन कर रहा है, ईसा मसीह के जो जन्म था उसी समय से जो है तारीखों का निर्धारण जो है आधुनिक कैलेंडर में किया जा रहा है। अतः कहा है कि 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य इस महीने के जन्म से ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है, ठीक है। इसी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी स्थितियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पुस्तक में हम इसे 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में जो है पूर्णतः पूर्व की स्थिति में जो है उल्लेख करते हैं, ठीक है। तो ये था एक डिस्कशन आपका जो है, ये जो चैप्टर 1 था आपका इतिहास का, ये आपका एंड हुआ। तो आपको आशा करते हैं कि काफी इंफॉर्मेशन मिला होगा इस लेक्चर से, इस वीडियो से, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में इसको नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से आप हमें कमेंट जरूर करें, अपना राय अपना विचार जरूर करें, है ना, ताकि जो है हम इस प्रकार की वीडियो जो है फिर से हमेशा लाते रहें और इनके कोटेशन को आप याद रखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इसके दूसरा चैप्टर क्या होगा आपका, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक, ये हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो है करते रहें। बाय बाय।